सेकंड। ठीक है, लर्निंग के अंदर यार सबसे पहले जो हमने पढ़ना ना दैट इज नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग के ऊपर जाएंगे कि कितने तरीके की लर्निंग होती है। सबसे पहले तो लर्निंग होता क्या, हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद कितने तरीके की होती है, तो उसमें चार आएंगी, चार तरीके की लर्निंग होती है टाइप्स ऑफ लर्निंग में। मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट जो आएगा दैट इज थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो है दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, तीसरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड चौथा कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, ये चार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से कि टाइप्स ऑफ लर्निंग बताओ या थ्योरीज ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन करो। तो हमें पता होना चाहिए इसमें है क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। ठीक है, इसके बाद जो आएगा दैट इज स्ट्रैटेजीज इन लर्निंग। इसके अंदर इमेजिनरी, रिहर्सल एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद लर्निंग इन डिजिटल वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे 2001 में, बस यहीं पे 2001 में बैरोन ने एक डेफिनेशन दी थी लर्निंग की, विच सेज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब इस डेफिनेशन के तीन पार्ट्स थे। ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी वो तीन पॉइंट्स में डिवाइडेड थी। ऑल राइट, हाँ, तो ये जो डेफिनेशन थी जो बेरोन ने दी थी ये तीन पॉइंट्स में डिवाइडेड थी। पहला पॉइंट जो था, इट सेज रिलेटिवली परमानेंट चेंज, जिसका मतलब ये है कि एनी टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर कैन बी टर्म्ड एज लर्निंग। कोई भी चेंज हमारे बिहेवियर में जो टेम्पररी हो या कोई भी टेम्पररी चेंज हमारे बिहेवियर में जो आता है उसको हम लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन खा के हम जो सो जाते हैं, ठीक है, हैवी मील्स खा के हम लोग को एकदम से नींद सी आने लग जाती है। ठीक है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ये बोला। पॉइंट सेकंड जो था, इसमें ये बोला कि एजिंग की वजह से जो हमारे अंदर सिम्टम्स आते हैं हम उनको लर्निंग नहीं बोल सकते। जैसे कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि बूढ़े लोगों को रात को जल्दी नींद नहीं आती है। ठीक है, तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लर्निंग है, वो उनकी एज की वजह से उनको नींद नहीं आती है, उसमें उन्होंने कुछ कुछ मतलब ऐसा नहीं हुआ लर्निंग सॉर्ट ऑफ। ऑलराइट, थर्ड जो पॉइंट उन्होंने बोला कि हियर एक्सपीरियंस डज नॉट मीन आवर ओन एक्सपीरियंस ओनली, लर्निंग कैन आल्सो अकर थ्रू विशेस लर्निंग दैट इज बाय अदर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे अब जो एक्सपीरियंस जो वर्ड यूज किया गया उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है या जो हमने एक्वायर किया है हमारे पास्ट टाइम्स में। ठीक है, लर्निंग में इसमें एक्सपीरियंस जो बोला गया है उसमें एक्सपीरियंस ये भी हो सकता है कि हमारे किसी दोस्त के साथ ये चीज हुई और हमें वहां से वो चीज हमने सीखी हो कि यार इसके साथ ऐसा हुआ था उस सिचुएशन में, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे अंदर एक ये चीज आ जाती है ना, ये फैक्टर आता है कि यार इसके साथ उस सिचुएशन में ये चीज हुई थी, तो अब अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी बुरा हो सकता है, तो मुझे नहीं करना चाहिए ये। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस मीन हियर। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में। ठीक है, अगर लर्निंग की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में बोले तो द फिनोमिनन और ऑफ एक्वायरिंग अ बिहेवियरल pattern due to some previous experience has been termed by psychologists as learning। ठीक है, previous experience से या फिर किसी और के experience से एक पैटर्न अडेप्ट कर लेना या कुछ बिहेवियर लर्न कर लेना, कुछ बिहेवियर एक्वायर कर लेना, उसको लर्निंग बोलते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लर्निंग में चार तरीके की होती है, मोटर, वर्बल, कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मोटर लर्निंग जो होती है ना, इसमें ये बोला गया है कि नए नए मोटर स्किल्स को एक्वायर करना या उनको गेन करना। ठीक है, बाय प्रैक्टिसिंग समथिंग और बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे कि ड्राइविंग सीखना, भागना मतलब रनिंग सीखना, क्लाइंबिंग, ये सब चीजें जो होती है वो मोटर लर्निंग के अंदर आ जाती है। स्केटिंग सीख लिया या कोई स्पोर्ट्स सीख लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो मोटर लर्निंग के अंदर आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर आप न्यू मोटर स्किल्स एक्वायर कर रहे हो या न्यू मोटर स्किल्स गेन कर रहे हो प्रैक्टिस की बदौलत पे और आपके एक्सपीरियंस की बदौलत पे। मतलब जितना आप उस चीज में एक्सपीरियंस करते जाओगे उतना आप अच्छा होते जाओगे उस स्पेसिफिक चीज में।
बोलते नहीं है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उस स्पेसिफिक चीज के अंदर, उतना आप उस मोटर स्किल्स को एक्वायर करते जाओगे। दैट इज व्हाट मोटर लर्निंग सेज। ऑलराइट, अभी तक किसी को कोई दिक्कत कहीं पे? नहीं। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज इंटरप्ट मी, ठीक है? ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है दैट इज वर्बल लर्निंग। अब इसमें ये बोला गया है कि वर्बल स्किल्स कम्युनिकेशन के थ्रू सीखना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हो और उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है, तो वो बोलते नहीं है कि अगर आपसे इंग्लिश नहीं बोली जाती तो आप अपने दोस्त से इंग्लिश बोलना, कम्युनिकेशन उससे करना स्टार्ट करो, ताकि गलती हो भी तो वो आपको बता दे और आपको नई नई चीजें पता भी चले। कि मतलब अगर आप इतना फ्लुएंटली नहीं कम्युनिकेट कर पाते हो इन इंग्लिश और एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज विच यू डू नॉट अंडरस्टैंड मच और यू डू नॉट नो मच, ठीक है? तो आप जब लोगों से बात करते हो, उन चीजों का, उन वर्ड्स का यूज करना चालू करते हो, या किसी और के थ्रू उन वर्ड्स को सुनना चालू करते हो, तो उससे आप कुछ वर्बल स्किल्स एक्वायर करते हो या कुछ वर्बल स्किल्स गेन करते हो, ठीक है? दैट इज व्हाट वर्बल लर्निंग इज। कि कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी से वर्ड्स सीख रहे हो, या साउंड सीख रहे हो, या पिक्स वगैरह के थ्रू भी कुछ आप सीख रहे हो, ठीक है? दैट इज वर्बल लर्निंग। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। अभी कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर क्या बोला है कि एक स्टिमुलस को क्लासिफाई कर लेना या पहचान लेना उसके फीचर के बेसिस पे, ठीक है? दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब जैसे यहाँ पे ना एग्जाम्पल डॉग का दिया है, बट आई विल गिव यू अ मोर इजी एग्जाम्पल, ठीक है? मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ, एक लंबा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि लिखने के काम आता है और उसके अंदर इंक फिल्ड होती है, तो वो क्या है? पेन। पेन। करेक्ट। आपको कैसे पता चला कि वो पेन है? उसका फीचर हुआ बेसिकली कि हाँ उसमें इंक फिल्ड होती है और प्लस हाँ, वो इसलिए। लिखने के काम आता है, राइट? तो हम्म। दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट लर्निंग इज, क्लासिफाइंग अ स्टिमुलस बेस्ड ऑन इट्स फीचर, ठीक है? जब ये चीज हम करना सीखते हैं तो हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कर रहे होते हैं उस वक्त पे, ठीक है? ये बेसिकली वो लर्निंग है जो कि किसी स्टिमुलस को उसके फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करने में हमारी मदद करती है, या किसी के फीचर्स के बेसिस पे हम उसको बता सकते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिक चीज है, ठीक है? दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। उसके बाद जो नेक्स्ट बोला है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंदर ये बोला गया है कि ये एक हमारी एबिलिटी है जिसमें हम डिफरेंट स्टिमुलस के बेसिस में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है? और उसी हिसाब से हम रिस्पॉन्स दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर ये ना हमें एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग व्हीकल्स जो होती हैं, जो रोड पे ट्रक्स, गाड़ी वगैरह चलती है, स्कूटी चलती है, बाइक चलती है, वट, ठीक है, कोई भी व्हीकल चलती है, तो हम उसके हॉर्न के बेसिस पे ना उससे डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी ट्रक का अगर हॉर्न है तो वो बहुत ज्यादा तेज साउंड का होता है, ठीक है? अगर जैसे धुंध है और आपको नहीं नजर आ रहा कि आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन सा व्हीकल आ रहा है, तो ट्रक का हॉर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा जोर से बजता है और बहुत लाउड होता है, तो उससे आपको क्या पता चल जाता है कि हाँ ये ट्रक वगैरह है कोई। हम लोग मतलब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, या हम लोग परसीव कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं दैट इट इज अ ट्रक, ठीक है? तो ये हमारी वो एबिलिटी है जो हमें डिफरेंशिएट करने में मदद करती है एक स्टिमुलस में, ठीक है, या बिटवीन मेनी स्टिमुलस, और उसी अकॉर्डिंग ताकि हम रिस्पॉन्स दे सके। समझ आ गया? हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके अंदर चार लर्निंग की थ्योरीज हैं: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग। मैं आज क्लासिकल कंडीशनिंग कराऊंगी और ऑपरेंट का कोशिश करूंगी करा सकूं, बट कोशिश मेरी यही रहेगी पहले क्लासिकल कंडीशनिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें ये मुझे इन चीज की जल्दीबाजी हो थोड़ी भी। अभी तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। आप एक बार डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग को दोबारा रिपीट कर सकते हो? हाँ श्योर। मतलब जो उसकी जो प्रॉपर वाला डेफिनेशन है उस हिसाब से कि कैसे। एग्जाम्पल तो फिर भी समझ आया बट प्रॉपरली मतलब कैसे उसको कॉन्सेप्ट उससे डिस्क्रिमिनेट कर सकें, मतलब जो अच्छा, स्टिमुलस के बेसिस। हाँ ठीक है ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की जो डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है वो ये बोला है: इट इज आवर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टिमुली एंड गिविंग रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ठीक है?
इसमें ये बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग जो होती है वो हमारी एबिलिटी होती है किसी भी स्टिमुलस के अंदर डिफरेंशिएट करना या डिस्क्रिमिनेट करना, कि अगर बहुत सारी गाड़ियां आगे से आ रही हैं और किसी ट्रक ने हॉर्न बजाया तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ट्रक ने हॉर्न बजाया है। ठीक है, आप उसमें डिफरेंट मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि हाँ ये ट्रक ही है। आपको कैसे पता चल जाएगा कि वो ट्रक है जिसने हॉर्न बजाया है? आपको दिख नहीं रहा ना, वो धुंध बहुत है। ओके। ठीक है, ठीक। तो ये हमारी एक एबिलिटी है कि जिससे हम परसीव कर सके डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस को, कि हम जान सके कि ये कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसा कि इसमें एग्जांपल में दिया गया था कि अगर हॉर्न बजा रहे हैं तो व्हीकल्स, हम व्हीकल्स को पहचान जाते हैं बेस्ड ऑन इट्स हॉर्न, क्योंकि सबके हॉर्न अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके। समझ आ गया? हाँ जी। किसी को और कुछ पूछना है? नो डाउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरीज ऑफ लर्निंग में सबसे पहला, जैसे कि मैंने बोला, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अब क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी वो इवान पावलो ने प्रपोज करी थी। ठीक है, इसमें उन्होंने ये बोला था, वी लर्न बाय मेकिंग लिंक्स एंड रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्टिमुलस। इसके अंदर ना ये कहा गया था कि हम जो है चीजें याद करते हैं या चीजें समझते हैं डिफरेंट स्टिमुलस के बीच में लिंक्स क्रिएट करके या रिलेशनशिप क्रिएट करके। ठीक है, इसके अंदर जो उन्होंने थ्योरी दी थी, हम आगे वो पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगी कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। ठीक है, अभी हम आगे एक थ्योरी पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे एक्चुअल में। ठीक है, जो इवान पाब्लो का था, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी लर्निंग की। ठीक है, अब लर्निंग की जो डेफिनेशन है क्लासिकल कंडीशनिंग में, वो बेरोन ने भी दी थी। उन्होंने ये बोला था, अ बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच वन स्टिमुलाई कम टू सर्व एज अ सिग्नल फॉर द अकरेंस ऑफ सेकंड स्टिमुलस। इसमें ये कहा गया है कि एक स्टिमुलाई जो है वो आता है एक सिग्नल की तरह सर्व करने के लिए, ताकि सेकंड स्टिमुलस आ सके। ठीक है, या सेकंड स्टिमुलस अकर हो सके, ये उन्होंने कहा था। अब इन दोनों ने ऐसा क्यों कहा था, उसके बेसिस पे हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। नीचे करना भैया, बस यहीं पे। नहीं नहीं, ये डॉग वाला जो बना रखा है उस पे, हाँ। अब ये पिक्चर देख रहे हो आप लोग डॉग की? हाँ। हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना, क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर 4 स्टेजेस थी। पहली स्टेज जो है वो ये है, ये है स्टेज 1। ठीक है, ओके। सेकंड, ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, पैब्लो जो है वो एक डॉग को फूड देता है, और जो डॉग है ना, उस खाने को देख के सलाइवा प्रोड्यूस करने लग जाता है अपने माउथ में। ठीक है, अब होता क्या है, जो फूड जो है वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब वो होता है जो एक रिस्पॉन्स नेचुरली ला सकता है सामने वाले के अंदर। ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक नेचुरल रिस्पॉन्स ला सकता है। जैसे कि बच्चे होते हैं छोटे, या बड़े भी होते हैं एक्चुअली, इंजेक्शन को देख के डर जाते हैं, है ना? तो वहां पे इंजेक्शन जो है ना, वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है। वैसे ही स्टेज 1 में ये जो खाना यहाँ पे रखा है वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, जिसको देखते ही डॉग के मुंह के अंदर अपने अपने आप ही सलाइवा प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में उन्होंने क्या करा, ये है सेकंड स्टेज। सॉरी, ये स्टेज सेकंड है। इसमें उन्होंने क्या करा, उस डॉग के सामने मतलब सीटी बजाई, और डॉग ने कुछ रिएक्ट नहीं करा। यहाँ पे सीटी बनी हुई है, वैसे एक्चुअल में बेल थी वहां पे। ठीक है, बेल, सीटी, वट एवर यू वांट टू से। तो हाँ। Pablo rang a bell and the dog did not have a response to the bell. अब जो यहाँ पे बेल इस स्टेज में है ना, वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, कि मतलब ना उसने कुछ रिस्पॉन्स करा, ना उसने देखा है, ना उसने इग्नोर मारा है। ठीक है, उसने ओके। उसने उसका ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं था। थर्ड स्टेज के अंदर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेल बजाई और खाना रखा, दोनों चीजें एक साथ करी। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टेज इन्होंने ना बार बार करी कि बेल बजाई और फिर खाना दिया, बेल बजाई फिर खाना दिया। अब इसमें हुआ क्या कि डॉग को पता चल गया कि मतलब बेल बजा रहे हैं, इसका मतलब मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, अब फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है ना, यार ये कौन है, ये काटा पीटी कर रहा है जो यहाँ पे। ऑल राइट, फोर्थ स्टेज के अंदर अब क्या होता है, ये है अपनी फोर्थ स्टेज। इसमें क्या होता है, आफ्टर कंडीशनिंग की स्टेज है ये। पैब्लो ने बेल बजाई, डॉग भाग के आ गया, वहां पे खाना नहीं था, वो फिर भी भाग के आ गया और उसके मुंह में थूके निकलने चालू हो गई। ठीक है, उसने सैलिवेट करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे अब जो बेल है वो कंडीशनल स्टिमुलस बन गई। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हुआ क्या है कि हमने उस डॉग के अंदर एक आदत पड़वा दी कि जैसे ही बेल बजेगी तुम्हें खाना मिलेगा, नो मैटर उसको खाना मिले ना मिले। लास्ट स्टेज तक आते आते ऐसा हो गया कि जिस बेल को वो सेकंड स्टेज में देख भी नहीं रहा था, जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, जिसको ना देख रहा था ना इग्नोर कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था रिएक्ट, वो फोर्थ स्टेज तक आते आते बेल बजती भाग के कुत्ता जाता है उसके पास, पैब्लो के पास, नो मैटर खाना वहां पे होना हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने डॉग को कुछ सिखाया ही है ना। ये जो लर्निंग हाँ का प्रोसेस है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। अब समझ आई डेफिनेशन? डेफिनेशन में हाँ उन्होंने क्या हाँ कहा जी। था? हाँ, डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा था कि हम डिफरेंट वेरियस स्टिमुलस के अंदर लिंक्स क्रिएट करके लर्निंग सिखाते हैं। और बेरॉन ने क्या कहा था, अ बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच वन स्टिमुलाई comes to serve as a signal for the occurrence of second stimulus। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ना, मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में एक डॉग है, ठीक है, हम उसको पहले बुलाते थे, वो खाने की खुशबू सूंघ के आ जाता था। फिर हमने ना उसको येले येले बोलना चालू कर दिया। उसका नाम जिप्सी है, पर वो जिप्सी के नाम से कुछ नहीं सुनता। उसको कोई येले बोलेगा ना, वो भाग के आ जाएगा, चाहे उसको खाना दो ना दो। ठीक है, तो वो क्यों भाग के आता है, क्योंकि हमने येले येले बोल के उसको आदत डलवा दी है। येले का मतलब कुछ खाना मिलेगा उसको। अभी भी उठ के मुझे देख रहा है। ठीक है, तो दैट हाँ इज व्हाट कंडीशनल क्लासिकल क्या था, क्लासिकल कंडीशनिंग इज। ऑलराइट, हाँ ठीक है। अब सबसे पहला तो यार इसके अंदर भी ना कुछ टर्म्स आती हैं विच इज इम्पोर्टेंट टू रीड। सबसे पहले जो है दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप, पता क्या होता है, बार बार अगर मैं इसको एक दो साल तक, एक दो साल क्या मतलब, इसको मैं 2 हफ्ते तक येले येले बोलना चालू कर दूं अपने डॉग को, और खाना कुछ भी ना दूं, तो ये सुननी ही छोड़ देगा मेरी। फिर ये येले पे नहीं सुनेगा, हम्म क्योंकि इसको हो जाएगा कि यार ये तो बुद्धू बना रही है, देती तो है नहीं कुछ। ठीक है, तो दैट इज हाँ एक्सटेंशन। कि अगर पैब्लो उस डॉग को बेल बजाते रहे काफी बार, और उसको कुछ भी ना दे, बेल बजा के ऐवी खामा खामा उसको दौड़ाते रहे, तो वो समझ जाएगा भाई नहीं मिलने वाला मुझे कुछ भी, छोड़ो, हो गया जो होना था। ठीक है, तो अब फिर वो एक दो हफ्ते बाद जब दोबारा बेल बजाएगा ना, तो डॉग नहीं आएगा। बेशक वो खाना क्यों ना रख दे उसके साथ में, वो नहीं आएगा तब भी, क्योंकि उसके हिसाब से अब खाना मिलना ही नहीं है। ठीक है, दैट इज एक्सटेंशन। रिकंडीशनिंग क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ, रिकंडीशनिंग क्या होता है बेसिकली, कि वापस से उसको कंडीशन करना चालू करा आप डॉग को। अब वो बेल बजा रहा है, उसके साइड में खाना भी रख रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको वापस ट्रेन करना है। अब डॉगी हिल चुका है, सुन तो रहा है नहीं उसकी, तो भी उसको वापस से ट्रेन करना है। तो वो फिर वापस अब यही चालू कर देगा, बेल बजाएगा खाना रखेगा, बेल बजाएगा खाना रखेगा। ठीक है, ताकि वो एक दो हफ्ते में वापस से ट्रेन हो जाए, और उसके दिमाग में फिर से ये बात बैठ जाए कि मतलब बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, अगर मैं मेरे डॉग को ये बोलूंगी तो उसको खाना मिलेगा। ठीक है, ओके और नेक्स्ट जो इसके अंदर टर्म दी हुई है दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें ये बोला गया है कि अब जैसे उसने बीच में छोड़ दिया था ना आना, बेल बजाते थे वो आता नहीं था, क्योंकि वो समझ गया था कि कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद से जब उसने वापस आना चालू कर दिया ना, कि जब हमने वापस ये ट्रेनिंग उसकी चालू लगा दी, कि वापस से क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पूरा प्रोसेस किया, तो जब आना चालू हो गया तो वो तो रिकंडीशनिंग हो गई। तो जो रिकवरी हुई है उसकी, कि हाँ वो दोबारा से समझने लग गया है, एक टाइम इंटरवल के बाद, अब जब दोबारा से समझने लग गया इस चीज को, बीच में नहीं आता था अब आने लग गया है, क्योंकि उसको रियलाइज होगा कि हाँ मुझे खाना मिलता है रोज। ठीक है,
तो वापस से वो बेल के बजाने पे आने लग गया, तो उसको जो बोला दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, ओके। बड़े आगे समझ आ गया ये पूरा एक्सपेरिमेंट सबको? हाँ। डेफिनेशन में किसी को दिक्कत? नहीं। पक्का सबको समझ आ गया? ठीक है। एक्सक्यूज मी नैना, हाँ जी हाँ जी। आप है ना एक बार जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का फिर से रीड करोगे? हाँ जी प्लीज, बिल्कुल। सपोज दैट Pavlov's dog stimulates in response to doorbell। एक सेकंड भैया, ये एक सेकंड रुको यार, मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है? जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसमें ये बोला सपोज दैट Pavlov's dog also salivated in response to the doorbell। अच्छा, स्टिमुलस जनरलाइजेशन के अंदर क्या बोला गया है बेसिकली, अब जैसे पैब्लो ने बेल बजाई थी, तो उसने ना, अगर मान लो कोई डोरबेल भी बज रही है और वो डॉग फिर भी भाग के जा रहा है कि उसको खाना मिलेगा, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा बेल्स के बीच में, या वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है ये बेल किस लिए बज रही है। ठीक है, दैट इज जनरलाइजेशन। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो अगर मेरा भाई मुझे बुलाएगा कि बहन ये ले, हो गया तेरा काम, तो मेरा डॉग जो है वो ये ले सुनते ही भाग जाएगा, उसको आगे की बात नहीं पता, पीछे आगे की बात कुछ नहीं पता, किस लिए मुझे बुलाया है, उसको बुलाया है, वो ये ले सुनते ही भाग जाएगा कि उसको हाँ। खाना है। ठीक है, दैट इज जनरलाइजेशन। ये घंटी बजेगी तो पैब्लो का डॉग भाग जाएगा खाना लेने, चाहे वो घंटी डोरबेल की क्यों ना हो। ठीक है, दैट इज जनरलाइजेशन। On the contrary, if Pavlov's dog respond to the bell used in the experiment only and ignores other similar sounded bell, then this phenomenon will be called as stimulus discrimination। ठीक है, अब इसमें स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ये बोला गया है कि वो डिफरेंशिएट कर पाएगा अलग अलग स्टिमुलस में। बेसिकली अगर जैसे मेरा डॉग है जो कि इतना स्मार्ट अभी नहीं है, ये छोटा सा ही है, ठीक है, तो ये अगर मेरा भाई जैसे ये ले बोलता है, कि अगर वो मुझे ही बुला रहा है मेरा भाई कि ना ये ले, तेरा ये पेज जो तूने बोला था प्रिंट कराने को, मैंने करा दिया, इसने खाली एक वर्ड सुना ये ले, इसको आगे पीछे की कोई बात नहीं पता, ये भाग गया, ये तो हो गया जनरलाइजेशन। वहीं पे अगर किसी दिन ये स्मार्ट हो गया गलती से, ठीक है, तो अगर मेरा भाई ये सेंटेंस दोबारा बोलेगा कि बहन ये ले तेरा ये प्रिंटेड पेज निकाल लाया मैं, तो ये ले बोलते नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तो जब जब ये डिफरेंशिएट कर पाएगा उस चीजों के अंदर, तो वहां पे उसको बोल दिया जाएगा स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, कि हाँ अब वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। जैसे पैब्लो का डॉग है, एक्सपेरिमेंट वाली बेल जो है, अगर पैब्लो वो बजाएंगे तो उसका डॉग भाग के जाएगा, बट वहीं पे अगर डोरबेल बज गई तो वो नहीं जाएगा डॉग। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हाँ एक्सपेरिमेंट वाली बेल थोड़ी ना है, खाना थोड़ी ना मिल रहा है, वो तो गेट पे कोई आया, मैं क्यों जाऊँ खामा खामे, मुझे थोड़ा ना खोलना है गेट। तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इट इज अ टेंडेंसी टू मेक अ रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलस एंड इग्नोर अदर्स। ये एक टेंडेंसी है कि हम एक ही पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाए एंड नॉट फॉर द अदर्स, हम उनको इग्नोर करें। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू अस। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं। आई होप समझ आ रहा है यार, मैंने बेचारे मेरे डॉगी को वो बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे। हाँ ठीक है, चलो। अभी नेक्स्ट जो है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ही एक और एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, इसमें ना जॉन बी वॉटसन ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था 9 महीने के एक बच्चे पे। ठीक है, उसका नाम था लिटिल एल्बर्ट। एक्चुअली सॉरी, उसका नाम एल्बर्ट बी था, इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट पड़ गया था। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि पहले ना जॉन बी वॉटसन ने एल्बर्ट को ना अलग अलग, मतलब अलग अलग स्टिमुलस के अंदर छोड़ दिया। सफेद चूहे उसके ऊपर छोड़ दिए, रैबिट छोड़ दिया, अलग अलग तरीके के स्टिमुलस उसके ऊपर छोड़ दिए, ये देखने के लिए कि वो डरता है या नहीं। ठीक है, अब उसने देखा कि इन सब चीजों से वो नहीं डरता।
ठीक है। अब ये चीज उसको अच्छे से पता थी कि एल्बर्ट जो है ना वो लाउड नॉइस से डरता है। तो जॉन बी वॉटसन ने क्या करा कि, एक सेकंड मैं इसमें एक चीज बोलना भूल गई। जॉन बी वॉटसन ने ना ये लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि उनका मानना ये था कि क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हम किसी के अंदर फोबिया डाल भी सकते हैं। तो ये एक फोबिया डाल के दिखाया था उन्होंने एल्बर्ट के ऊपर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट उसी के बेसिस पे है कि आप कैसे किसी के अंदर एक डर पैदा कर सकते हो किसी चीज का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट पे। अब उन्होंने क्या करा, एल्बर्ट को एक रूम में बंद कर दिया और उसके साथ में व्हाइट चूहे छोड़ दिए कंट्रोल्ड कंडीशन कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब पीछे से उस रूम के अंदर ना जॉन बी वॉटसन एक मेटल के ऊपर रॉड बार बार मारी जा रहे, तो लाउड नॉइज आ रही। उस लाउड नॉइज से एल्बर्ट डरता था। एल्बर्ट उस वॉइस की वजह से डर के रोने लग गया था, नॉट बिकॉज ऑफ द रैट्स, क्योंकि रैट्स में तो उसे पहले भी छोड़ा था। बट अब यही चीज ना उन्होंने बार बार रिपीट करी। जब उन्होंने बार बार यही चीज रिपीट करी ना, तो जॉन बी वॉटसन ने क्या देखा कि एल्बर्ट जो है वो ये सोचने लग गया है कि जैसे जैसे ये रैट जो है मेरे पास आता है या व्हाइट फरी ऑब्जेक्ट मेरे पास आता है, वैसे ही ये लाउड लाउड नॉइस आने लग जाती है। उसको ऐसा लगने लग गया। तो अब हुआ क्या, उसको डर लगने लग गया उस व्हाइट फरी ऑब्जेक्ट से, उस व्हाइट रैट से। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एल्बर्ट के सामने अब व्हाइट रैट छोड़ा जैसे पहले छोड़ा था सबसे पहले। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि एल्बर्ट जो उस व्हाइट रैट को देख के ही रोने लग गया है। कोई पीछे उन्होंने बड़ी आवाज नहीं पैदा करी, कोई उन्होंने मेटल पे कुछ मारा नहीं, कुछ एल्यूमिनियम का कोई यूज नहीं करा, कोई लाउड नॉइज नहीं निकाली, बट उसके सामने खाली एक व्हाइट रैट छोड़ दिया। अब वो उस रैट को देख के ही रोने लग गया, जिससे वो पहले डरता भी नहीं था, उससे डरने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि व्हाइट ऑब्जेक्ट मेरे सामने अगर आएगा, ये व्हाइट रैट मेरे सामने आएगा, तो ये बड़ी सी आवाज चालू हो जाएगी या लाउड वॉइस चालू हो जाएगी। ठीक है, अब हुआ क्या इसके बाद, धीरे धीरे एल्बर्ट किसी भी सफेद रंग के, किसी भी व्हाइट रंग के फरी ऑब्जेक्ट को देखता था ना, जो व्हाइट रैट से सिमिलर दिखता हो, वो उसको देख के भी डरने लग जाता था। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ना जॉन बी वॉटसन का, वो सक्सेसफुल रहा क्योंकि उनका हाइपोथेसिस क्या था कि उन्होंने ये देखना था, उन्होंने ये बोला था कि हम किसी इंसान के अंदर एक फोबिया पैदा कर सकते हैं बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, और उन्होंने वो करके दिखाया। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट बोला गया, और इस एक्सपेरिमेंट को एल्बर्ट जो था वो व्हाइट रैट से नहीं डरता था, सबसे पहले हमने यही देखा था। ठीक है, व्हाइट रैट से कुछ नहीं डरता था, उसको कुछ नहीं होता था। व्हाइट रैट पहले जो था, सबसे पहले वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। जैसे डॉग के केस में वो घंटी थी, इस केस में व्हाइट रैट था न्यूट्रल स्टिमुलस। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था उस व्हाइट रैट से पहले। फिर हमने एक अनकंडीशनल स्टिमुलस ला दिया, लाउड नॉइस उसके सामने बजानी चालू कर दी। ठीक है, वॉटसन ने लाउड नॉइस निकालनी चालू कर दी उसके सामने। उस लाउड नॉइस से वो रोना चालू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे जब बार बार ये चीज उसके सामने की गई, तो उसको व्हाइट रैट से ही डर लगने लग गया, ये सोच के कि व्हाइट रैट जब मेरे सामने आता है तब ये आवाज आती है। ठीक है, तो क्लासिकल रिस्पॉन्स में क्या हुआ, या कंडीशनल रिस्पॉन्स, सॉरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स में हुआ क्या लास्ट में जाके, कि वो व्हाइट ऑब्जेक्ट, किसी भी फरी व्हाइट ऑब्जेक्ट जो कि व्हाइट रैट से सिमिलर हो दिखने में, उसको देख के वो रोने लग जाता था। हुआ क्या यहाँ पे, जो सबसे पहली स्टेज में न्यूट्रल स्टिमुलस था व्हाइट रैट, उसको हमने लास्ट स्टेज तक आते आते कंडीशनल स्टिमुलस बना दिया। जैसे वो डॉग येले की आवाज पे भाग के चले जाता है, या बेल की आवाज पे भाग के चले जाता है ये सोच के कि उसको खाना मिलेगा, वैसे ही यहाँ पर ये व्हाइट रैट को देख के रोने लग जाता था कि कहीं पीछे से आवाजें आएंगी अगर व्हाइट रैट मेरे सामने आ रहा है या व्हाइट फरी ऑब्जेक्ट उसके सामने आ रहा है। समझ आ गया सबको? हाँ जी। ठीक है, दिस इज लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट बाय जॉन बी वॉटसन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। पक्का समझ आ रहा है ना यार? हाँ हाँ, पक्का समझ आ रहा है। और किसी को भी समझ आ रहा है? सब कुछ इसी को आ रहा है बस? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड कर लिया करो। अच्छा ठीक है, अगर सबको समझ आ गया तो चैट बॉक्स में थम्स अप भेज दो।
अरे इतना तो कर सकते हो। बस वैशाली ने भेजा, उसी को समझ आया क्या? मयंक को भी समझ आया है, श्रीकला को भी आ गया। सुनैना आपको समझ नहीं आ रहा आज? Yeah, I'm listening. ये ऑल राइट। All ठीक है this was चलो। taken in the IGNOU class, but so I was pretty clear then itself. So it's all like a revision now, so it's fine. ओके ओके ओके, बट प्लीज जस्ट रिस्पॉन्ड यार, वरना फिर मुझे लगता है समझ ही नहीं आ रहा है। Okay, okay. ठीक है चलो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ते हैं, दैट इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ठीक है, ये जो है वो मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था। ऑलराइट, इसमें ना बेसिकली ये बोला जाता है, सिंपल शब्दों में बताऊं तो, कि जब आपके पास कोई नहीं होता हेल्प करने के लिए, तो आप खुद ही उस प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करते हो। ठीक है, या उस प्रॉब्लम से खुद ही बाहर आते हो जैसे तैसे। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेकंड यार, इसमें ये बोला गया है, द फिनोमिनन ऑफ, नीचे करना, the phenomenon of learned helplessness was given by Martin Seligman in the late 1960s while working on classical conditioning with dogs. He noticed that those dogs who received an unavoidable electric shock from a number of times did no act to rescue themselves when they had an opportunity for it in the subsequent situation. Whereas these dogs who received no inescapable shock took action to save themselves from the electric shock. He termed the behavior of the first group as learned helplessness once. Learned response to not to take any appropriate action to avoid aversive stimuli. In other words, one's tendency to avoid taking any action for a successful escape from an aversive or painful situation due to the history of failed attempts. The theory of learned helplessness has also been successfully applied to understand the problem of depression in human beings. इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो डॉग्स थे जिनको अनअवॉइडेबल शॉक दिया गया था, काफी बारी उनके पास जब अपॉर्चुनिटी होती थी तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते ही नहीं थे। ठीक है, वेयर एज जो डॉग्स ऐसे भी थे जिनको हाँ, कुछ डॉग्स ऐसे भी थे जिनको लगातार शॉक दिया जा रहा था और वो बच नहीं पा रहे थे, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही थी बचने की। वो अपने आप को बचाने में कहीं ना कहीं सफल हो ही जा रहे थे, वो अपने बचाने को कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो डॉग्स ऐसे थे जिनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी बचने की, वो बचने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। और जो नहीं बच पा रहे थे, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं बचे जा रहे थे। तो इसमें ये बोला गया है बेसिकली कि our tendency to avoid taking the any action for successful escape. इसमें ना ये कहा है कि एक हमारी टेंडेंसी होती है कि जब हम बहुत बार फेल होना चालू हो जाते हैं ना किसी चीज में, तो हम उसको अटेम्प्ट करना ही छोड़ देते हैं। जैसे कि ना कई बार ये भी होता है यार, कि कोई बच्चा होता है, ठीक है, वो अपने एग्जाम में बार बार, मतलब वो एग्जाम दे रहा है, वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा, तो वो बैक ऑफ कर जाता है कि भैया मेरे बस की नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया बेसिकली कि एक हमारी टेंडेंसी है कि कोई एक्शन ही ना ले हम एक सक्सेसफुल एस्केप के लिए उस सिचुएशन में से, उस पेनफुल सिचुएशन में से, क्योंकि जो हिस्ट्री है हमारी उसमें काफी फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं। हम जब भी अटेम्प्ट करते हैं हम फेल हो जाते हैं, इसलिए इस बार हम क्या कोशिश करते हैं कि हम कोई कोशिश ही ना करें। हम बेसिकली एक सक्सेसफुल एस्केप के लिए, हम उस सिचुएशन से बचने के लिए हम अब कुछ करें ही ना। यार ये किसी को समझाना है? मुझे समझाना नहीं आ रहा ठीक से, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं समझ तो आ रहा है वैसे, I guess. साहिल भैया आप ये समझाओगे? मुझे समझाना नहीं आ रहा।
कौन सा वाला? लर्न हेल्पलेसनेस। लर्न हेल्पलेसनेस नहीं यार, देखो हेल्पलेसनेस क्या चीज होती है? जैसे डॉग खड़ा हुआ है, ओके, डॉग खड़ा हुआ है, ठीक है, इस डॉग के सामने देखो एक इलेक्ट्रिक वायर्स लगा है, कहीं शॉक है कहीं शॉक नहीं है, इस पे लिखा हुआ इधर नो शॉक इधर शॉक, ठीक है। अगर इसको बार बार करंट देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा, तो इससे एस्केप करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा एस्केप करने का, है ना? तो ये कोशिश करनी छोड़ देगा। जैसे हमने सर्कस में एलिफेंट्स को देखा होगा, किसी एनिमल को बंधे हुए देखा होगा, ओके, स्टार्टिंग में बहुत दिनों तक उनको बांध के रखते हैं, एलिफेंट ट्राई करता है कि मैं इसे छुड़ा लूं, ओके, एस्केप कर लूं, लेकिन जब वो नहीं कर पाता तो सिर्फ वो खाली इसके पैर में रस्सी बांध के छोड़ देते हैं, और वो एलिफेंट वहीं खड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं है, वो जोर ही नहीं लगाता फ्री होने के लिए, ओके। ये एग्जाम्पल ठीक था समझने के लिए। या अगर हम किसी डॉग को बांधते हैं, है ना, किसी भी एनिमल को बांध देते हैं बहुत दिनों के लिए, और वो वहां से एस्केप नहीं कर पाता, फिर अगर हम उसको पैर में ऐसे ही रस्सी बांध के छोड़ दें, और कहीं से बांधे ना उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही ना हो, फिर भी वो वहां से एस्केप करने के लिए ट्राई नहीं करता। सर्कस में जो होते हैं ना, वो यही टेक्निक यूज, क्लियर? या बड़े फिर आ गया ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। ओके क्लासिकल कंडीशनिंग सबको क्लियर है ना? ऑलराइट, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग ना आज हम पूरी नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा एकदम से। पहले आप लोग एक बार बुक रीड कर लेना, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली ना ये बोला गया है कि इट इज अ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज चेंज्ड और मेंटेन्ड थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें हम करते क्या है, या तो हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस करते हैं जिसको हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, कि किसी बिहेवियर को अगर रिपीट कराना है तो उस बच्चे के साथ कुछ अच्छा करते रहो, या उस सब्जेक्ट के साथ कुछ अच्छा करते रहो, वो उस बिहेवियर को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। वहीं पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि किसी बिहेवियर को अवॉइड कराने के लिए आप उसको पनिशमेंट दे दो, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो नेल्स खा रहे हैं तो आप उसको पनिशमेंट के तौर पे एक चाटा मार दो, मतलब चाटा वैसे मारना नहीं चाहिए, बट अगर वो नेल्स खा रहा है तो उसके हाथ हाँ पे मार दो, कि अगर वो नेल्स क्यों खा रहा है, तो एक तरीके से आप उसका बिहेवियर अवॉइड करने के लिए उसका पनिशमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या किसी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो ऐसी लर्निंग होती है जिसके अंदर हम बिहेवियर को चेंज करने के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें ना एक एक्सपेरिमेंट था बीएफ स्किनर का। ये एक्सपेरिमेंट जो था वो इस बेसिस पे किया गया था, लॉ ऑफ इफेक्ट के बेसिस पे, जिसमें ये बोला गया था व्हेन यू डू समथिंग एंड समथिंग गुड हैपेंस यू आर मोर लाइकली टू डू इट अगेन। कि आप अगर जब कुछ अच्छा करते हो और आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो आप उस चीज को ना बार बार करने की कोशिश करते हो, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम्पल अभी दिया हुआ है नीचे मैं बताऊंगी। दूसरा जो इसमें पॉइंट बोला है लॉ ऑफ इफेक्ट में, वो ये बोला गया है कि आप कुछ करते हो और आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आप ना उस चीज को अवॉइड करते हो, उस चीज को फिर आप वापस नहीं करते, ये सोच के कि यार फिर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मैंने ये करा तो पिछली बार करा तो मेरे साथ बुरा हो गया था, ठीक है। तो आप उस चीज को फिर अवॉइड करने लग जाते हो, ठीक है, यू आर लेस लाइकली टू डू इट अगेन, ठीक है। अब जो एक्सपेरिमेंट था ना जो बोला गया था, इसमें ये बोला गया है कि एक हंग्री रैट को एक क्लोज चैम्बर के अंदर डाल दिया था उन्होंने। अब किया क्या, उस चैम्बर के मतलब ऊपर ना एक लीवर था, और उस लीवर को प्रेस करते ही खाने की प्लेट उसके सामने आ जाती थी चूहे के। तो उसने एक आध बार गलती से प्रेस कर दिया लीवर को, उसने देखा जैसे उसने लीवर प्रेस करा फूड की पैलेट ड्रॉप हो गई चैम्बर के अंदर। फिर उसने क्या करा, उसने दो तीन बारी और ऐसी एक्सीडेंटली, मतलब उससे हो गया, ठीक है, एक एक्सीडेंटली ट्रायल दिया उसने। पहले उसने एक बार प्रेस कर दिया था गलती से, उसको पता नहीं था है क्या चीज, उसने गलती से प्रेस कर दिया और खाने की प्लेट उसके सामने आ गई उसके चैम्बर के अंदर, ठीक है। और वो भूखा तो था ही डायरेक्ट ऐसे भी। अब दो तीन बार उससे फिर से ऐसी गलती से हो गया। फिर उसको धीरे धीरे पता चल गया कि अच्छा मतलब मैं ये लीवर को प्रेस करूंगा तो मेरे सामने खाना आएगा। तो हुआ क्या, उसको जब भूख लगती थी वो लीवर को प्रेस कर देता था, ठीक है, उसके सामने खाना आ जाता था फिर। तो इसमें हुआ क्या है कि उससे कुछ हो गया, वी ही डिड समथिंग, और उसके इफेक्ट जो थे वो अच्छा हुआ कुछ, तो ही इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट सेज, जैसे कि लॉ ऑफ इफेक्ट में बताया था, ठीक है।
इस टाइप की लर्निंग को हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद का जो है ना यार, Okay. वो है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट, कि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो किसी के बिहेवियर को स्ट्रेंथन, या किसी के बिहेवियर को आप चाहते हो कि बार बार ये बिहेवियर इसके अंदर आए, तो आप इसलिए करते हो। और जो पनिशमेंट है वो आप इसलिए करते हो ताकि आप उस बिहेवियर को छुड़ा सको, ठीक है। किसी को अगर किसी गलत चीज की आदत पड़ गई है तो आप उस चीज को छुड़ा सको, उसके लिए आप उसको पनिशमेंट देते हो। या कोई बच्चा अपना होमवर्क करके नहीं आता, टीचर पनिशमेंट देती है ना, सॉर्ट ऑफ दैट, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रीइंफोर्समेंट के अंदर भी स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है कि कितने तरीके के स्केड्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ शेपिंग एंड चेनिंग है, तो उसके बाद प्रीमेक प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। ऑलराइट, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड। वो एक वो था ना कुछ प्रिंसिपल में, मतलब एक्सटेंशन और